सेल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सेल अर्थात कोशिका, उसी में आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, मीन्स प्रारंभिक, अर्थात इसे कहते हैं आद्य। और कैरियोटिक अर्थात कैरियन, मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स केंद्रक। आद्य केंद्रक या प्रारंभिक केंद्रक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक बनना तो प्रारंभ हुआ, जिसके मध्य में क्रोमैटिन तंतुओं का सघन संरचना दिखाई तो दिया, लेकिन उसके चारों ओर क्रोमैटिन तंतुओं के सघन संरचना के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन, झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला नहीं पाया गया। कोई झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग, विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया गया। केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक जैसी सघन संरचना नहीं दिखाई दिया, तो ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल या पूर्व केंद्रकीय कोशिका अर्थात केंद्रक के बनने के पूर्व की कोशिका, अर्थात इनमें विकसित केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, तो ऐसी ही कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं, जैसे जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या नीली हरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, प्लूरोनिमोनिया सम जीव PPLO, P से प्लूरो, P से निमोनिया, P साइलेंट हो जाता है पढ़ते समय, निमोनिया लिखते हैं, तो L से लाइक, O से ऑर्गेनिज, प्लूरोनिमोनिया सम जीव, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो है दृढ़ भित्ति अर्थात कोशा भित्ति पाई जाती है, और एक कोशा भित्ति भी चारों ओर से एक महीन झिल्ली के द्वारा जो है घिरा होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, माइकोप्लाज्मा में कोशा भित्ति के बाहर जो है महीन झिल्ली जैसी संरचना नहीं होती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को हम नग्न कहते हैं कि नग्न अवस्था में जो है पाया जाता है। और जीवाणु जो है, इनका 4 मूल संरचनाएं होती हैं, जैसे डंडाकार होता है, गोलाकार होता है, कोशाकार जीवाणु होता है, सर्पिलाकृत जीवाणु होता है। इन 4 विभिन्न अवस्थाओं में जीवाणु जो है पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार और कार्य में इनमें भिन्नता होते हुए भी ये एक साथ दिखाई देता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है कोशा भित्ति से घिरी होती है, कोशा भित्ति पाई जाती है।
और यदि उच्च कक्षाओं में, आगे के क्लासेज में हम पढ़ते हैं कि इनके केंद्र भाग में जो है, जो क्रोमैटिन तंतुओं का सघन जाल जैसा केंद्रीय भाग दिखाई देता है, जैसे यदि यह कोई जीवाणु कोशा है या कोई जीवाणु कोशा है और इसके केंद्र भाग में क्रोमैटिन तंतुओं का ये सघन भाग दिखाई देता है, जिसका क्रोमैटिन तंतुओं का सिकुड़ा हुआ रूप को ही वाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र कहा था। तो इस सघन भाग को ही हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। लेकिन इस जीवाणु में जो है जीनोमिक डीएनए के अलावा, इनके अतिरिक्त जो है इनके कोशा द्रव्य में कुछ जो है ऐसे वृत्ताकार एक सूत्री डीएनए भी पाया जाता है, और इन वृत्ताकार एक सूत्री डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। इन वृत्ताकार एक सूत्री डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं, अर्थात इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, और प्रोकैरियोटिक को जो है यह विशेषता उनके कोशा झिल्ली और एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। इसे हम मीसोसोम्स कहते हैं। जैसे इनकी ये जो कोशा भित्ति है, ये जो है विस्तार के कारण और वलन के कारण यहाँ दबी हुई होती है, तो इस दबी हुई संरचना को ही हम मीसोसोम कहते हैं। और इसका विभिन्न कार्य है। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में जो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का है, वही कार्य मीसोसोम्स का जो है प्रोकैरियोटिक में है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है, तो वह कार्य जो है मीसोसोम्स करता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम्स अर्थात इस श्वसन में सहायक होता है। इनसे जो है बहुत सारे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, स्रावण होता है। और उधर यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित कोशिकांग होता है, तो इनमें श्वसन से संबंधित जो है ये मीसोसोम्स कार्य जो है करता है। फिर है कि कोशिका का आवरण और इसका रूपांतरण, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इसी में प्रोकैरियोटिक सेल से ही संबंधित है। सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, कोशिका का आवरण और इनका रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेष रूप से जो जीवाणु कोशिका होती है, इनमें एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण जो है दृढ़तापूर्वक बंध कर और 3 स्तरीय संरचना बनाता है। ये 3 स्तरीय संरचना में सबसे बाहर जो है ग्लाइकोकेलिक्स है, फिर जो है इसके पश्चात जो है कोशिका भित्ति है, और फिर इसके पश्चात जो है जीव द्रव्य कला, जिसे हम इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये पाया जाता है। अर्थात जीवाणु कोशिका में भी एक जटिल रासायनिक आवरण मिलता है जो कि 3 स्तर का निर्माण करता है। ग्लाइकोकेलिक्स पहला है, ग्लाइकोकेलिक्स दूसरा है सेल वॉल, और तीसरा है प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला। तो जीवाणु कोशिका में भी रासायनिक आवरण आपस में संगठित होकर ये 3 स्तरों में विभेदित हो जाते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल कोशा भित्ति और जीव द्रव्य कला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्रत्येक आवरण मतलब प्रत्येक परत, प्रत्येक लेयर, प्रत्येक स्तर, जैसे 3 स्तर है, ग्लाइकोकेलिक्स का है, सेल वॉल का है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो प्रत्येक परत का कार्य जो है भिन्न है, लेकिन ये तीनों परत करके करता क्या है, मिलकर आप कार्य क्या करता है कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। इसका नाम है कोशिका आवरण, जो कोशिका को चारों ओर से घेरे रखता है, अर्थात कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का ये आवरण जो है कार्य करता है। और जीवाणुओं की उनकी कोशिका आवरण में जो है भिन्नता होती है। ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजित विधि के द्वारा जो है इन जीवाणु कोशिकाओं को हम 2 जीवाणु कोशिका को 2 भागों में या कह सकते हैं कि जीवाणु जो है 2 प्रकार का होता है ग्राम अभिरंजित के आधार पर। ग्राम जो है क्या है, ग्राम जो है एक वैज्ञानिक है। अभिरंजित मतलब स्टेनिंग करना, रंगना, कि जब जीवाणु कोशिका को अभिरंजित किया जाता है अर्थात स्टेनिंग किया जाता है, रंगा जाता है और उनको फिर से स्वच्छ जल से यदि धोया जाए तो जो है कलर, रंग जिससे हम रंगते हैं, स्टेनिंग करते हैं, अभिरंजित करते हैं, यदि वह छोड़ देता है तो ऐसे जीवाणु को हम ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु इसलिए ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहते हैं क्योंकि ये रंग कलर को क्या किया है, छोड़ दिया है। और ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए ग्राम नेगेटिव कह दिए। और यदि जो है उसको स्टेनिंग किया गया है, विरंजित किया गया है, ताकि उसके अंदर की जो संरचना है वो रंग को धारण कर सके, जिसका सूक्ष्मदर्शी से हम अध्ययन कर सकते हैं आसानी से। यदि वह साफ जल से धोने के बाद, स्वच्छ जल से धोने के बाद वो कलर को नहीं छोड़ता है तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे जीवाणु को हम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहते हैं या धनात्मक, ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं। और ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में जो है, ग्लाइकोकेलिक्स जो सबसे ये बाहरी परत है, ये विभिन्न जीवाणुओं में जो है ये भिन्न भिन्न होता है। कुछ जीवाणुओं में यह लेयर जो है पतला होता है ग्लाइकोकेलिक्स का, और कुछ जीवाणुओं में जो है यह लेयर जो है मोटा होता है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है। आच्छाद मीन्स कवर, कवर का एक हिंदी है आच्छाद, अर्थात ये ग्लाइकोकेलिक्स कुछ जीवाणुओं में, जैसे यदि यह जीवाणु कोशिका है तो इसके चारों ओर जो है ऐसे ये ढीली आच्छाद, ढीली कवर के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवपंक परत कहते हैं। इसे हम अवपंक परत कहते हैं। और कुछ जीवाणुओं में जो है ये इनसे तरल पदार्थ का जो स्रावण होता है वह और ये अवपंक परत आपस में मिलकर दृढ़ और कठोर संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे जीवाणु को हम संपुटिका जीवाणु या इंग्लिश में से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होती है ये पैथोजेनिक होती है, अर्थात रोगजनक होता है। इनसे रोग फैलता है क्योंकि इन जीवाणुओं के चारों ओर कठोर, कोशा भित्ति के चारों ओर भी कठोर आवरण पाया जाता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी जो क्षमता है, प्रतिरक्षण क्षमता है, उस प्रतिरक्षण क्षमता में जो रोगाणुओं को, जीवाणुओं को, हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, वह इन पर कार्य नहीं कर पाता है क्योंकि ये सुरक्षात्मक कठोर आवरण इन जीवाणु की सुरक्षा कर लेता है। तो ये जीवाणु जो है जीवित रह जाते हैं, इसलिए रोग फैलाते हैं। तो जो कैप्सुलेटेड जीवाणु हैं जिनके चारों ओर जो है दृढ़ आवरण पाया जाता है, ये पैथोजेनिक होते हैं, रोगजनक होते हैं, अर्थात ये रोग को जो है फैलाते हैं। और आगे इसी में आता है
राइबोसोम्स और अंतर्विष्ट पिंड। अगला जो पॉइंट है वह राइबोसोम्स और अंतर्विष्ट पिंड क्या है, आइए देखते हैं। राइबोसोम्स की प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है जो राइबोसोम्स होता है, यह राइबोसोम्स कोशिका की जीव द्रव्यी कला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। राइबोसोम्स जो है कोशिका की जीव द्रव्यी कला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। इनमें जो राइबोसोम्स होता है वो दो घटकों के मिलने से बना होता है। एक को हम कहते हैं 30S और दूसरे को कहते हैं 50S। दो घटक अर्थात दो पिंड के मिलने से राइबोसोम्स बने होते हैं। एक घटक को हम कहते हैं 30S और दूसरे घटक को कहते हैं 50S, और दोनों ये घटक आपस में मिलकर 70S राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो है यदि देखा जाए गणित के हिसाब से कि 30S और 50S मिलकर 80S हो गया, तो यहाँ हम गणित नहीं लगा रहे हैं। कैसे होता है, तो जैसे एक ये घटक है और ये दूसरा घटक है, ये है 30S और ये है 50S। दोनों मिलकर एक ही बने हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो दोनों मिलकर ये 70S। अब ये होता कैसे है इसको समझेंगे। एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यंत्र होता है और उस यंत्र में जो है जो मैट्रिक्स तरल पदार्थ होता है और एक घिरनी गति करने वाला यंत्र के अंदर जो है गति करने वाला चक्री होती है, उस पर जो है पैमाना बने होते हैं, पैमाना लिखा होता है। और जब कभी भी जो है उसके मैट्रिक्स कोसा द्रव्य में मैट्रिक्स में तरल पदार्थ में यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होने के कारण जो है ये 70S दो भागों में टूट जाता है, एक 30S और एक 50S। और जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता फिर से बढ़ जाती है तो ये दोनों आपस में जुड़कर 70S बनाते हैं। अब समझने के लिए कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यंत्र क्या है, जैसे यदि एक बाल्टी में आधा बाल्टी या आधा बाल्टी से ऊपर यदि हम पानी लें और उस पानी में जो है दो प्रकार के हम कंकड़ डाल दें, एक छोटा कंकड़ और एक थोड़ा उससे बड़ा कंकड़। कंकड़ बड़ा सा ईंट नहीं, चट्टान नहीं, छोटा छोटा कंकड़ उसमें हम डाल दें और उस बाल्टी में हाथ डालकर और खूब हाथ को हम ऐसे गति देते हैं, नचाते हैं, तो देखेंगे क्या कि उस बाल्टी के अंदर पानी भी जो है गति करने लगता है, नाचने लगता है। जिस दिशा में यदि क्लॉकवाइज लगाए हैं तो क्लॉकवाइज दिशा में जो है नाच रहा है। और उसमें जब अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है तो बीच में जो है गड्ढानुमा हो जाता है। और पानी जब नाच रहा है तो उस पानी के साथ साथ जो है जो कंकड़ हम डाले हैं, कुछ छोटे छोटे कंकड़ और कुछ बड़े बड़े कंकड़, वो भी जो है उस पानी के गति के साथ नाच रहे हैं।
जब नचाकर हम छोड़ देते हैं, हाथ को उस पानी से निकाल देते हैं, फिर भी जब तक गति रहता है, जब तक गतिज ऊर्जा रहती है, वो पानी के साथ कंकड़ भी नाचता जाता है। तो देखेंगे कि सबसे पहले यदि उस गति को मापने के लिए पैमाना बना हो उस बाल्टी पर, उसकी दीवार पर, कि किस स्पीड में जो है ये नाच रहा है, तो 80 के पैमाने पर यदि वो गया है, पहले 100 के पैमाने पर यदि वो गति कर रहा है, तो दोनों गति कर रहे हैं। जब धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, तो धीरे धीरे उसकी गति अर्थात कम हो रही है, ऊर्जा समाप्त हो रही है। यदि 80 के पैमाने पर जब आया रीडिंग, तो 80 के पैमाने पर आने पर सबसे पहले जो है जो स्थिर कण होगा वो बड़ा कण होगा, बड़ा कण ही पहले नीचे बैठेगा। तो 80 के यदि पैमाने पर बड़ा कण बैठ गया तो अर्थात तो क्या है, 80 यश है। यश क्या है, अवसादन गुणांक है। यश अवसादन गुणांक है। तो 80 पर बैठा, बड़ा है तो 80 यश है। और यदि वो छोटा वाला जो है वो 30 पर बैठा तो 30 यश है। अब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता यदि अधिक है और दोनों ही आपस में जुड़कर एक बड़ा कण बना लिए, तो ना वो जो है 80 पर बैठ रहे हैं, ना वो 30 पर बैठ रहे हैं। देख रहे हैं कि ये 70 की गति पर जो है आकर स्थिर हो रहा है, अर्थात क्या है, ये 70 यश है। तो इस प्रकार से 70 यश, जिसमें 2 भागों से मिलकर ये बना हुआ है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है जीव द्रव्य कला से जो है जुड़ा होता है, ये 70 यश। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यदि भिन्नता देखें, डिफरेंस देखें, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है 70 यश भी पाया जाता है और 80 यश भी पाया जाता है। और वहाँ पर 80 यश भी 2 छोटे छोटे भागों से मिलकर, घटक से मिलकर बने होते हैं। एक होता है 60 यश और दूसरा होता है 40 यश। और ये 60 यश और 40 यश दोनों मिलकर जो है 80 यश बनाते हैं, न कि 100 यश बनाते हैं। गणित नहीं है। जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ी तो दोनों जुड़ जाते हैं तो 80 यश बनाते हैं। इसको मापने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यंत्र है, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स के ऊपर जो है, राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है, फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस, कि यहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है। और इनके ऊपर जो है यदि बहुत से राइबोसोम्स एक संदेशवाहक आरएनए से जुड़कर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं, तो इसे हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, या हिंदी में बहुराइबोसोम्स कहते हैं, या बहुसूत्र कहते हैं। और इस प्रकार से जो है ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण कराते हैं। इसलिए इनको, अर्थात प्रोटीन निर्माण इन्हीं राइबोसोम्स पर ही होता है, इसीलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। फिर आता है कि अंतर्विष्ट पिंड। कि अंतर्विष्ट पिंड क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाई जाती है। इनमें जो है केंद्रक, जैसे यदि यह जीवाणु कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है, एक केंद्रीय भाग है, न्यूक्लियाइड या केंद्रकाभ जिसे कहते हैं, तो इनका केंद्रक के पास का तरल पदार्थ और ये पूरा तरल पदार्थ सब एक ही में जुड़ा होता है। केंद्रक द्रव्य को और कोशा द्रव्य को अलग करने के लिए कोई यहाँ बीच में झिल्ली नहीं होती है। कोई इसमें जो है झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग नहीं पाया जाता है। और यदि ये एकक कला से घिरा हुआ राइबोसोम्स जो पाया भी जाता है, तो ये राइबोसोम्स जो है ऐसे इस जीव द्रव्य कला से जुड़ा रहता है, जीव द्रव्य कला के निकट पाया जाता है। तो इसमें राइबोसोम्स को छोड़ दिया जाए तो शेष जो बचा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका में,
वो सब के सब जो है अंतर्विष्ट हैं, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में जो है संचित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन के द्वारा अंतर्विष्ट पदार्थ घिरे नहीं होते हैं, बल्कि कोशाद्रव्य में जो है स्वतंत्र रूप से फ्री, स्वतंत्र रूप से जो है पड़े रहते हैं। जैसे इनमें जो है फास्फेट कणिकाएँ पड़ी रहती हैं, इनमें जो है साइनोफाइसिन कणिकाएँ पड़ी रहती हैं, इनमें जो है ग्लाइकोजन की कणिकाएँ पड़ी रहती हैं, इनमें जो है गैस रसधानी पड़ी रहती हैं, नील हरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ये सब वर्णक मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब अर्थात क्या है, अंतर्विष्ट पिंड हैं। यदि राइबोसोम्स जो कि जीवद्रव्य कला से चिपका होता है, जुड़ा रहता है, उनको छोड़ दिया जाए तो इनके अतिरिक्त जो भी बचा हुआ पदार्थ है ये सब के सब स्वतंत्र रूप से कोशाद्रव्य में पड़े रहते हैं, संचित रहते हैं। यही क्या है, अंतर्विष्ट पिंड कहलाते हैं। तो ये जो रहा प्रोकैरियोटिक रहा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है।